देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं इस एक्सरसाइज की। इसने बोला निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो इनका रैखिक समीकरण बनाओ समस्या और फिर उसको हल करो। पढ़ लेते हैं एक बार। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक ऋतु नाम की लड़की है, स्विमर है भाई, बहुत अच्छी। ये हमारी एक नदी है, ठीक है, और पानी का फ्लो इसमें इस तरफ है। धारा किस तरफ, धारा मतलब जो पानी की धारा है, बहाव है, इंग्लिश में स्ट्रीम बोल देते हैं, वो इस तरफ है, ठीक है। तो अब कुछ तो अगर वो लड़की सपोज करो इस तरफ जाने लग रही जाने लग रही तो उसको पानी मदद करेगा, है ना। उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो उस लड़की की खुद की स्पीड होगी, खुद की चाल होगी, तो वो बढ़ जाएगी। सपोज करो वो स्पीड 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और जो पानी बहने लग रहा है, पानी बह रहा है, धारा बोलते हैं। पानी बहने को क्या बोलते हैं, धारा। पानी की स्पीड को धारा बोल देते हैं हम। तो धारा की स्पीड 2, जो लड़की है ऋतु है, ऋतु कहाँ है, ऋतु की स्पीड मान लेते हैं एक्स, सॉरी 10 मान ली मैंने समझाने के लिए ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है ऋतु, और जो पानी की धारा वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही समझ में। तो अब ऋतु जब उस तरफ जाएगी, पानी की तरफ जाएगी, है ना, धारा की तरफ जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 तो ऋतु की है और 2 पानी की मदद करेगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी उसकी प्रति घंटा। लेकिन सपोज ये तो तब थी जब ऋतु उस तरफ जाती थी। अब मान लो ऋतु इस तरफ आ रही है उल्टी दिशा में, मतलब पानी के बहाव की दिशा के विपरीत चल रही है, तो अब क्या होगा, पानी इसकी मदद करेगा नहीं, अब पानी रुकावट पैदा करेगा, पानी तो उस तरफ जाने लगा, ऋतु को इस तरफ आना है। तो ऋतु की स्पीड तो 10 है, लेकिन पानी की स्पीड कितनी है, 2। तो अब ऋतु स्पीड इधर कितनी स्पीड से आएगी, 10 घटा 2। अब ऋतु की स्पीड इधर हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऋतु इस तरफ तैरेगी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से तैरेगी, उस तरफ तैरेगी तो 12 किलोमीटर। मतलब उस तरफ तो धारा ने मदद की और इस तरफ धारा ने उसका अवरोध किया, उसको एक तरह से रोका, है ना, उसके प्रतिकूल दिशा में थी। इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे। अब इस सवाल में जो सवाल पूरा है आगे पढ़ लेते हैं, बार हम इसको। आगे कहता है, और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। उसने बोला क्या कि भाई ये जो लड़की ऋतु है अगर उस तरफ जाएगी, ये तो मैंने अपनी कल्पना अपने पास से लिख दी थी, स्पीड तो हमें पता ही नहीं कितनी क्या स्पीड है ना, हमें नहीं पता कोई भी स्पीड कितनी है। तो इसकी पर्सन की बात कर लेते हैं हम सारी की सारी। ये तो हमारे ये पानी हो गया भाई, इसमें ये पानी हो गया हमारा, ठीक है। और एक बार तो लड़की जाएगी उस तरफ, ये तो धारा की प्रवाह की तरफ हो गया, धारा की प्रवाह की तरफ, है ना, धारा प्रवाह। और इस तरफ तैरना का मतलब क्या हो गया, इस तरफ, इस तरफ का मतलब प्रतिकूल दिशा, है ना। ये कौन सी दिशा होगी, प्रतिकूल, मतलब अपोजिट होगी, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा इस तरफ तैरना। तो हमें ना तो धारा का पता, भाई धारा की स्पीड से जाने लग रही पानी के, ना उस लड़की की स्पीड पता। अगर रुके हुए पानी में हम हमेशा जो लड़की की या नाव की स्पीड लेते हैं वो रुके हुए पानी में लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो लड़की की स्पीड बता ही नहीं सकते, इस तरफ जाएगी तो धारा मदद करेगी, इस तरफ धारा रोक लेगी उसको। तो लड़की की एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता, तो एग्जैक्ट स्पीड का मतलब होता है अगर रुका हुआ पानी है तो उसमें लड़की की स्पीड से चलती है ना, तो किस स्पीड से ये तैरती है। तो हम ये लिखेंगे रुके हुए पानी में ऋतु की चाल, माना हमें पता तो है नहीं कितनी चाल है उसकी, माना रुके हुए पानी में ऋतु की चाल का मतलब हो गया स्पीड। चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड। ऋतु की स्पीड कितनी है हमें क्या पता कितनी है, तो क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह देंगे धारा की चाल, चाल मतलब भाई वही स्पीड, धारा की चाल कितनी मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एक नई चीज और देखो आप, इस सवाल को करते कैसे हम, समय, समय का क्या सूत्र होता है टाइम का, ऊपर तो लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बटे चाल, है ना। ज्यादातर सवाल हम इसी तरीके से करते हैं, यही सूत्र लगता है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन स्पीड। ऐसे समझो, ऐसे समझो क्या फर्क पड़ता है। तो हम दोनों तरफ का डिस्टेंस तो पता ही हमें, उस तरफ तो जब लड़की इस तरफ गई थी तो 20 किलोमीटर गई थी 2 घंटे में, और वापस आते वक्त 4 किलोमीटर आए सिर्फ दो, वो भी 2 घंटे में, है ना। कैसे ही करते हैं हम, तो प्रश्नानुसार लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार,
अनुसार। अब प्रश्न अनुसार ध्यान से देखिए आप, जब ये लड़की इस तरफ गई, यहां से इस तरफ जाएगी, धारा प्रवाह के साथ जाएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर ना। देखो यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यहां से यहां तक 20 किलोमीटर तैरी हो। मैं लिख ही देता हूं ऊपर, देखिए ध्यान दो ऊपर की तरफ, यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की उसने, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और जब वो वापस आ रही थी तो भैया धारा ने मुश्किल पैदा कर दी, तो सिर्फ कितनी दूर आई वो, 4 किलोमीटर, इतना मान लेते हैं। तो धारा, ये तो धारा की दिशा, और ये धारा के प्रतिकूल दिशा में सिर्फ 4 किलोमीटर। तो अब देखिए दूरी तो यहाँ पे, अब पहले बात करें, 20 किलोमीटर गई दूरी, मतलब 20, चाल कितनी है इसकी, लड़की की, धारा के दिशा में चाल है ना, धारा की दिशा में चाल कितनी है, एक्स, पहले ये लिख लू मैं, पहले लिख देते हैं, धारा की दिशा में ऋतु की चाल, पानी की धारा है ना, पानी की धारा की दिशा में ऋतु की चाल, चाल मतलब स्पीड है ना, कैसे धारा के अनुकूल, मतलब अगर इस तरफ ये लड़की तैरेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, खुद की स्पीड कितनी है x, और पानी की स्पीड कितनी है y, तो दोनों चीज जुड़ जाएंगी है ना, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी और खुद उस लड़की की स्पीड भी जुड़ जाएगी अगर इस तरफ जाएगी तो x जमा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, है ना, क्या लिख दूं, धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में ऋतु की चाल। अब भाई जब वो धारा के अपोजिट तैरेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे x घटा y। क्यों लिख दिया भाई x घटा y, क्योंकि धारा लड़की की स्पीड तो x है, पानी की y है, तो पानी उसका उल्टा अपोज करेगा, कम हो जाएगी स्पीड, ये हमने लिख दिया ना। अब फिर दोबारा लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मैं दोबारा लिख देता हूँ, यही चीज है ऊपर वाली। अब भैया इस पे ध्यान दो आप, समय दूरी बटे चाल, समय क्या है, दूरी बटे चाल। तो जब ये लड़की इस तरफ गई थी, इस तरफ गई थी, यहां से यहां गई, तो दूरी तो थी 20 किलोमीटर और समय लगा था 2 घंटे, है ना, तो ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे हम, समय बराबर है दूरी बटे में चाल। वापस नदी यही बना लेते हैं, बहुत ऊपर की नदी है ना, बार बार ऊपर जाना पड़ जाता है, ये इस तरफ धारा होगी हमारी, ठीक है। तो इस तरफ भैया कितने किलोमीटर गई थी लड़की, 20 किलोमीटर गई थी, है ना, कितनी देर में, 2 घंटे में, है ना, ठीक है। और इस तरफ वापस आते वक्त विपरीत दिशा में इस तरफ थोड़ी सी चली थी, कितनी, 4 किलोमीटर, कितनी देर में, वो भी 2 घंटे में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो हम पहले लिख लेते हैं भाई, समय दूरी चाल हमें सब पता लग गया, तो पहले लिख लेते हैं ये धारा की दिशा में, पहले लिखेंगे धारा की दिशा में, पहले यहां से एक समीकरण बना लेंगे, धारा की दिशा में समय तो 2 ही घंटे लगा, धारा की दिशा में समय 2 घंटे लगा था, और दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर थी, है ना, और चाल कितनी थी, जब वो लड़की उस तरफ गई तो चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल होगी थी x जमा y। क्यों होगी थी, क्योंकि नदी और मदद करेगी, नदी की जो चाल थी या धारा की जो चाल थी, धारा की जो स्पीड थी उसकी जुड़ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा x जमा y, चाल होगी x जमा y धारा की दिशा में, तो इसे एक समीकरण बन गया हमारा। अब क्या करते हैं भैया, इसको इधर लिखे जाओ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दो, 2 गुणा में x जमा y बराबर है 20, तो ये बन गया आपका x जमा y बराबर है 20 बटे 2। अब क्या किया मैंने, इस 20 को 2 से भाग कर दो, तो ये तो हो गया भाग, तो x जमा y बराबर है 10, ये हमारा पहला समीकरण बन गया भैया। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं, है ना। दूसरा समीकरण क्या बनता है, जब वो लड़की चलेगी धारा के विपरीत दिशा में, है ना, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस कर दिया, हमारा पहला केस था भैया, ये पहला केस, पहले केस को भी हाईलाइट कर लेते हैं, धारा की दिशा में तैरेगी तो ये होगा। अब सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में अगर वो लड़की तैरेगी तो तब क्या होगा, तभी भी यही बात रखेंगे हम, समय बराबर है ना, ये यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, कि इस पे ध्यान दो, समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये लड़की दूरी 4 किलोमीटर और समय 2 ही घंटे है,
तो समय तो 2 ही घंटे लग गया। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। और चाल कितनी होगी उसकी? अब इस तरफ आते चाल कितनी हो जाएगी? एक्स घटा वाई हो जाएगी, हमने लिख भी रखा है ना। क्यों? लड़की की चाल एक्स है लेकिन पानी की वाई है, पानी उसमें से अपोज करेगा, घटा देगा, पानी उसको रोकेगा, पानी का भाव, तो एक्स घटा वाई। तो हमने ये लिख दिया समय बराबर है दूरी बटे चाल। यहाँ पे चाल एक्स माइनस वाई होगी और ऊपर वाले में एक्स जमा वाई होगी, बस इतनी सी बात है। इसमें भी क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी भाई? ये वाला, सॉरी, ये वाला इधर आके गुणा हो जाएगा, कर दीजिए। तो क्या हो गया? 2 गुणा में एक्स घटा वाई बराबर है 4। अब इस 2 को नीचे ले आओ, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 से 10 भाग हो जाएगा। तो एक्स घटा वाई बटा 4/2, 4/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण हो गए हमारे। एक्स जमा वाई बराबर है 10, एक्स घटा वाई बराबर है 2। इसको तो हमें हल करना बहुत आसानी से आता है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। समीकरण के जो गुणांक है पहले से बराबर है, छोटे छोटे समीकरण हो गए। तो 2x बराबर है कितना हो गया? 12, और x बराबर हो गया 12/2, ये आ गया 6। x बराबर है 6। x का मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं, एक में ही रख देंगे ना। x बराबर है 6, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या था ये? 6 जमा वाई बराबर है 10। वाई है 10 घटा 6, वाई का मान आ गया 4। ठीक है, तो x क्या माना था हमने? ऋतु की चाल, है ना। ऋतु की स्पीड बोल दो, चाल बोल दो। ठहरे हुए पानी में कितनी है? x मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, पानी की जो स्पीड है, धारा की जो चाल है, स्ट्रीम बोलते हैं, पानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? वाई, वाई की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है हमारा समय और काम पे, है ना, कितना काम कितने समय में। इस सवाल में एक बेसिक सा नियम याद रखिए आप। एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? कोई आदमी 10 दिन में काम खत्म करता है तो आप बोलोगे एक दिन का काम बता भाई, तो 1/10। कोई आदमी 18 दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/18। कोई 5 दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5। कोई x दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। कोई y दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1। ये याद रखिए, एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? जितने दिन में काम करता उसी से भाग कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी छोटी सी नई बात, ये एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x, है ना। 1/x एक आदमी का एक दिन का काम है। उस तरह से एक दिन का काम एक आदमी का 1/y मान लेते हैं। तो अगर मान लो, और तो आदमी मान लेते हैं, ये एक औरत का काम है, ये एक आदमी का काम है एक दिन का, है ना। एक दिन का काम मान लिया, तो 4 औरतों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। मान लो 6 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 लिख देंगे। 8 औरतों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। 9 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। देखिए हमें एक दिन का काम पता है, एक औरत का 1/x, क्योंकि वो x दिन में खत्म करती है, सारा काम तो एक दिन हो गया 1/x। तो एक औरत का ही तो 5 औरतों का कितना हो जाएगा? 5/x। बस इस बात का छोटा सा ध्यान रखेंगे आप। इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं। 2 महिलाएं या 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये तो नहीं पता भाई कितने दिन में, एक औरत कितने दिन में खत्म करती है, एक आदमी कितने दिन में। चलो पहले पढ़ लेते हैं। जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हमसे बोलता है वो, आप बोला कि ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय, मतलब अकेली महिला कितने दिन में करेगी, अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा, ये निकालना है हमें। तो हमें पता तो है नहीं, हम मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? माना एक महिला कार्य पूरा करती है कितने दिन में? x दिन। ठीक है। माना एक पुरुष कार्य पूरा करता है, मान लो इसको, ये हो जाएगा y दिन। ठीक है। अभी मैंने जो बताया था एक दिन का निकाल लेंगे। ये तो एक महिला सारा काम जो भी है वो इस x दिन में खत्म करती है, तो एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का कार्य कह दो या काम कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x। एक पुरुष
का एक दिन का कार्य, ये क्या हो जाएगा भाई, 1/y। अब यही कर देता हूँ थोड़ी सी जगह में। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो बात इसने बोली, बोला 2 महिलाएं 5 पुरुष पूरे काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक महिला का एक काम, एक दिन का काम 1/x, 2 महिलाओं का कितना हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा 2/x। एक आदमी का एक दिन का काम 1/y, 5 आदमियों का कितना हो जाएगा, 5 आदमियों का हो जाएगा 5/y। बात आई समझ में। तो अब ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो ये लिखा पड़ा है, ये है क्या, ये है 2 महिला और 5 आदमियों का एक दिन का काम, है ना। 2 महिलाएं और 5 आदमियों का एक दिन का काम है ये, लेकिन उसने ये बताई कि सारे मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं। ये 2 महिलाएं 5 आदमी उस काम को अकेले को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इन सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा 1/4, है ना। बताइए समझ में। एक औरत का एक दिन का काम 1/x, तो 2 औरतों का 2/x हो जाएगा, एक आदमी का 1/y, तो 5 आदमियों का कितना हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। ये सबका एक दिन का काम है, और सारे एक दिन का काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में खत्म करते हैं, सर ना, साथ साथ 4 दिन में खत्म करते हैं ये काम को। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये एक ही चीज आ गई। अब ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं, फिर इनको हल कर देंगे, है ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दूं मैं, पुनः प्रश्न अनुसार लिखते थे ना, पुनः, है ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार, जैसे अभी मैंने बोला था। अब बोला 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में काम करते हैं, 3 महिलाएं, एक महिला का एक दिन का काम 1/x, 3 महिलाओं कितना हो जाएगा 3/x। एक आदमी का एक दिन का काम 1/y, 6 आदमी मतलब पुरुषों का तो 6/y। ये 3 महिला और 6 पुरुष एक दिन में इतना काम करते हैं, और उसने बोला सब मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 दिन में सारा काम खत्म कर दे तो एक दिन का काम 1/3। ये 2 समीकरण बन गया हमारा। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण बनने के बाद तो ये पिछले सवालों जैसा हो गया। अब करेंगे कैसे भाई, इसमें 1/x 1/y को मान लेंगे, है ना। जैसे आप पहले मानते थे वैसे ही मान लेंगे, नीचे कर देते हैं इसको। आप क्या लिखोगे, माना 1/x बराबर है u, 1/y बराबर है v। लिख दो इनको दोनों को मैं, तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, ध्यान दो मैं दोबारा बता देता हूँ। 2/x है जैसे, तो इसको आपने क्या लिख दिया, 2 गुना 1/x, और जो 1/x है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, u लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मानना है 1/x कितना है u, 1/x है u, तो 1/x की जगह आपने u लिख दिया, है ना। तो इसी तरीके से जो 5/y है आपका, तो उसको लिख दोगे 5 गुना 1/y, और 1/y की जगह क्या लिख देंगे, 1/y की जगह लिख दोगे आप v, 5v, है ना भाई। y की जगह 1/y की जगह v आ जाएगा, तो ये जो 5/y, y को क्या लिख v लिख दिया 5v। इस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा हमारा ऊपर वाला, 2u 5v इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये वाले 2u 5v और 1/4, इस 4 से सारे को गुणा कर दो, ये जो 4 है इधर आके इससे भी गुणा हो जाएगा और इससे दोनों से गुणा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4 गुणा में 2u जमा में 5v बराबर है 1, हो गया आपका 4 दूनी 8, 8u 520v बराबर है 1। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। अब अगला इस समीकरण की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, यही लिख देता हूँ इधर, 3u जमा 6v बराबर है 1/3, और अब ये 1/3 है हमारा, ये 1/3 कहाँ चला जाएगा, ये 1/3 यहाँ से आके इस सारे के साथ गुना हो जाएगा, है ना। कर दो, 3 गुना में 3u जमा 6v बराबर है 1, 3 दिया 9u, 3 6 18v बराबर है 1। ये समीकरण 4 हो गया हमारा। अब समीकरण 3 व 4 हल कर देंगे हम, ठीक है। समीकरण 3 व 4 को हल कर देंगे। देखिए ये तो हो गया 8u जमा 20v बराबर है 1, ये हो गया 9u जमा 18v बराबर है 1। अब हमें करना क्या होता है, इनके गुणांक बराबर करने होते हैं, है ना। तो गुणांक का मतलब क्या हो जाता है, गुणांक कैसे बराबर, या तो 20 और 18 का एलसीएम ले लो लघुत्तम, या 9 और 8 का लघुत्तम ले लो, जो इनका आसान पड़ता हो वो ले लो, है ना। तो मेरे ख्याल से इनका 8 और 9 का है 8 9 72, है ना। 8 और 9 का गुणांक कितना है
इनका एलसीएम आ जाएगा 72। तो इसको तो ऊपर वाले को 9 से गुणा कर दिया और नीचे वाले को 8 से, और कोई तरीका है नहीं। कर दें तो या टू 64 यू हो जाएगा, 2 और निम 18, 180 वी और 9, ये 8 से कर देंगे, है ना। 9 8 72 आएगा, मैंने 64 गलती से लिख दिया यहाँ पे, है ना। हमने क्या कर रहे हैं, पहले इसको 9 से गुणा कर दिया सारे समीकरण को, और अब 8 से गुणा कर देंगे इस सारे समीकरण को। कर दीजिए फटाफट, 8 निम 72 यू और 18 8 144, 18 गुना 8 8 64, 8 एकम 8 8 से 14, 144 वी और 8 एकम 8। अब क्या करेंगे भाई, निशान बदल देंगे, इनके निशान पलट दिए तो कट गए। अब 180 में से 144 घटा दो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा शायद, है ना। 180 में से 144 घटा दें, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो 36 v बराबर है 1। तो v का मान आ गया आपका 1/36। इस v के मान को हम समीकरण 3 या 4, जो भी समीकरण हमें छोटा दिखाई देगा, एक ये समीकरण हमारा समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4, जो थोड़ा देखने में छोटा लगता है उसमें वैल्यू रख देते हैं। दोनों वैसे बराबर से हैं, किसी एक में रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ, v का मान कट जाएगा 18/36। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, अब भाई v बराबर है, क्या लिख देंगे इसमें, v बराबर है 1/36 समीकरण 4 में रखने को, रखते हैं 9u प्लस 18v, तो इस v के काट कितना लिखूं, 1/36 बराबर है 1। अब ये दोनों तो कट गए, 18 कम 18, 18 में 36, 2 आ जाएगा यहाँ पे ना। तो ये हो गया 9u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे तो करेंगे, है ना। यहाँ पे सारा जो कट पिट के ये था 18 36, ये आ गया 1/2, इस 1/2 को उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा भाई, ये 9u है, जो हमारा 9u है, रह जाएगा, सॉरी 1/1/2 हो जाएगा। ये जो 1/2 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 1 में से आधा जाएगा, तो भैया क्या बचाएगा, वो बता देगा मुझे, आधा ही बचेगा भैया। एलसीएम एलसीएम यू का मान चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 1/2, तो पहले था 9 हो गया नीचे, तो यू हो गया हमारा 1/18, यू आ गया 1/18, ये 9 इधर नीचे आगे गुना हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं, यू भी था क्या हमारा, हमने यू भी क्या माने थे, एक्स मान लिए थे, कहाँ गए ये रहे ना, 1/x यू था, 1/y यू भी था, तो ये मान लेते हैं 1/x हमारा यू, यू की जगह क्या लिख दो, 1/18, इस यू की जगह क्या आ जाएगा, यू की जगह हो गया 1/18, और ऐसे ही y की जगह क्या आ जाएगा, ये कट दें इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x का मान 18, कैसे भैया, x उधर चला जाएगा, 18 उधर चला जाएगा। सेम इसी तरीके से 1/y क्या हो जाएगा हमारा, 1/y का मान था v, इस v को अब हटा देते हैं, v का हिस्सा खत्म करके v की जगह क्या लिखेंगे, 1/36। अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर है 36। अब ये मानने क्या थे हमने, x और y क्या मानने थे, x और y मानने थे महिला का कार्य पूरा करती है x दिन में, पुरुष पूरा करता है y दिन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे x और y, महिला कार्य पूरा करती हैं कितने दिन में, 18 दिन में। पुरुष कार्य पूरा करता है अकेला कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि एक काशिदकारी थी, काशिदकारी में लेडीज थोड़ा तेज होती हैं। ये इस पार्ट का आखिरी सवाल देखिए, इसने बोला हमें रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तक रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी तक बस द्वारा तय करती है ना। उसका घर था दूर कहीं, सपोज करो ये इसका काम की जगह है, ये इसका घर है ना। तो यहाँ से ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, यहाँ तक वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने घर पहुंचेगी। तो कुछ दूरी तो वो रेल से तय करती है, मान लो ये कुछ दूर तक तो ट्रेन जाती होगी आगे, यहाँ तक तो ट्रेन या रेलगाड़ी लिख दो, ट्रेन है TRAIN, ठीक है भाई। और फिर आगे मान लें बस में जाती है, दो उसको दो दो सवारियां बदलनी पड़ती है, पहले ट्रेन से गई फिर उतर के वहां से बस बदलेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से पढ़ लेते हैं आगे। यदि
वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है, यात्रा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, मान लो 300 किलोमीटर है भाई, ये 300 किलोमीटर दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर रेल, तो रेल से थोड़ा सा गई वो, ये रेल छोटी सी रेल बना ली यहाँ तक, रेल से हो गया 60 किलोमीटर। तो बाकी का जो दूरी है ज्यादा, ये जो बाकी यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ किस में जाएगी, वो बस में जाएगी, यहाँ से यहाँ बस में कितना चले जाएगी वो, बाकी का 240 किलोमीटर बच गया। और समय कितना लगता है, 4 घंटे, है ना, समय लग गया 4 घंटे, है ना। इसको एच लिख दूं, एच मतलब आवर्स, 4 आवर्स, है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब इसको भी हम समय से ही कर देंगे, समय का हमें पता है ना, समय कैसे लिखते थे, समय बराबर है दूरी, है ना, दूरी बटे चाल। समय क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। तो अब इसको ये देखिए आप यहाँ से, भाई टोटल टाइम लग गया इनका कितना, 4 घंटे। तो ये रेल ने कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक, बस ने कितना टाइम लिया, इन दोनों की हमें चाल तो पता ही नहीं ना, तो रेल की स्पीड पता ना बस की स्पीड पता, तो मान लेते हैं हम, है ना, माना रेल की चाल, चाल शब्द का मतलब स्पीड, स्पीड स्पीड का क्या देते हैं कई बच्चे, स्पीड, रेल की चाल मतलब रेल की स्पीड कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, माना बस की स्पीड, चाल लिख दिया यहाँ पे मैंने, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार लिख देते हैं हम, इधर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको तो नीचे करना पड़ेगा ये। अब यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक का कितना टाइम लग गया भैया, यहां से यहां कितना टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या हमारा, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां तक का डिस्टेंस या चार दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, देखो ध्यान से, है ना, यहां से यहां तक की बात करें, रेल की दूरी 60 किलोमीटर है, और चाल कितनी रेल की, एक्स है, रेल की चाल कितनी है, एक्स। तो रेल ने टाइम कितना ले लिया, यहां से यहां तक रेल ने टाइम ले लिया 60 पे एक्स, है ना, क्योंकि समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। अब आगे बस का टाइम देख लेते हैं, बस ने कितना समय लिया, दूरी कितनी तय की 240 किलोमीटर, और उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय है दूरी बटे चाल, तो बस ने कितना समय लिया यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी बटे चाल, दूरी 240, चाल थी उसकी y, तो टोटल टाइम कितना लग गया इसको, 4 घंटे, वो इसने खुद बता ही रखा है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। लेकिन पहले समीकरण को लिखने से पहले काम कर दो, अगर पूरा समीकरण में कुछ भाग होता है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उसी से भाग कर देंगे। तो हमने देखा है सारा 4 से भाग होता, कर दो भाई 4 से भाग, तो थोड़ा हिसाब किताब लगाओगे, 60 को 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 15, हिसाब किताब लगा देखो। और भाई 240 को 4 से भाग करो, अगर दिक्कत होती तो ऐसे ना कर लेंगे, क्या दिक्कत है भैया, सही सब कुछ हमारे पास, चार, 4 6 24, उतार ली, 0 चढ़ा दीजिए, 60 आ गए, और यहाँ पे 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया हमारा। अब हम पुनः प्रश्नानुसार लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, पुनः प्रश्नानुसार, इंग्लिश में अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें भी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लें, हम दोबारा से बात कर लें, दोबारा से वही बात कर लेते हैं भाई, ये दूरी कितनी थी हमारी, 300 किलोमीटर थी, ठीक है, 300 किलोमीटर। पहले वो लड़की बस से कितनी चली, आगे कहता है वो, यदि, अच्छा आगे तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, वो बोला यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यदि वो लड़की 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और बाकी का बस से चले तो उसे और 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 घंटे तो लगते थे, 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो समय हो गया 4 घंटे 10 मिनट, है ना। तो इस तरह कर लें इसको हम, यहाँ से लड़की आ गई भाई, ये आ गई लगभग 100 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक, है ना, रफ ही तो है। ये हो गया हमारा ट्रेन, रेल। और आगे अब बस की बात कर लेते हैं, यहां से उस लड़की ने बस पकड़ ली, है ना, आगे रेल थी नहीं घर जाने के लिए, बस कितनी हो जाएगी 200 किलोमीटर। टाइम कितना लग गया इसको, समय कितना लगेगा, अब 4 घंटे तो थे ही थे, 10 मिनट ज्यादा, मैं इसको ऐसे लिखूं, 4 घंटे, घंटे में एच लिख दो यार, एच, और जमा में
10 मिनट। तो जब भी हम सवाल करते हैं ना, ये जो टाइम का समय का गोलमाल नहीं चलता, दोनों को एक ही में बदलना पड़ता है। तो इसको ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम। 4 घंटे तो थे ही, है ना। 4 घंटे में 10 मिनट है, 10 मिनट को घंटे में बदल देंगे, 10/60 कर देंगे, है ना। जीरो से जीरो गई। तो अभी क्या बन गया आपके पास, 4 + 1/6। तो इसका लघुत्तम ले लिया अब आपने, 6 आ गया। तो इसको बेटा 1 ले दो, तो 4×6 = 24 + 1, तो आ गया 25/6। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं, अब टाइम कितना लग गया, 25/6 घंटे लगे, एच मतलब आवर्स। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, पहले वो 100 किलोमीटर चली, फिर वो 200 किलोमीटर चली बस से, टोटल टाइम लग गया 25/6। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो रेल ने यहां से, रेल की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर/आवर है, बस की स्पीड कितनी है, y है। तो दूरी का हमें, समय का हमें सूत्र पता ही है। समय का सूत्र क्या था हमारा, दूरी बटे में चाल, है ना, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेल ने कितना समय लिया, रेल ने कितना समय, दूरी 100 किलोमीटर, चाल x। तो रेल द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, चाल इसकी x है। बस द्वारा लिया गया, यहां से यहां तक बस ने कितना समय ले लिया, दूरी बटे में चाल। ये टोटल टाइम आ गया हमारा, है ना भाई। बस का, रेल का टाइम इतना, बस का टाइम इतना, और दोनों ने टाइम मिलकर कितना ले लिया, 25/6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अभी अभी मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि भैया अगर कुछ कॉमन है, कुछ उभयनिष्ठ है, किसी से सब कुछ भाग होता है, कर दो, सब कुछ 25 से भाग हो गया ना। 25×4 = 100 और 25×8 = 200, 25×1 = 25। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया इसको, 25×100, 25×8 = 200, और भाई यहाँ क्या लिख दूं, 1/6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, क्या बोले इसको, 2। तो 2 समीकरण है। अब तो हमें समीकरणों से लेना देना है, बाकी तो कुछ लेना देना है नहीं। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये आपको पता है कैसे करेंगे, यू वी वाला हो गया, है ना। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, माना 1/x बराबर है u और 1/y बराबर है v। तो पहला समीकरण, ऊपर वाला ये समीकरण देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 15u + 60v बराबर है 1, है ना। दूसरे वाला समीकरण देख लो, ये क्या बन जाएगा, 4u + 8v, 4u + 8v बराबर है 1/6। अब ये 6 थोड़ी सी परेशानी सी कर रहा है, तो एक काम करें, इस 6 से इस सारे को गुणा कर दो। ये जो 6 है, ये 6 क्या करेगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, इधर आके 4u + 8v से गुणा हो जाएगा, 1 बच जाएगा इधर, है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, इस दूसरे समीकरण की, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा, 6×4 = 24u + 8×6 = 48v और बराबर है 1, ठीक है। तो इनका 3 4 लिख दो नंबर, ये 3 हो गया समीकरण, ये हो गया 4, 3 और 4 समीकरण, 3 और 4, बात आई समझ में। तो लिख देते हैं 3 4, अभी बाद बात करेंगे इनके कैसे सोल्व करें। हम करते क्या थे, इनके गुणांक बराबर कर लेते थे, है ना। ये हमारा 24u और ये है भैया 48v बराबर है 1। अब हम इनके गुणांक बराबर करेंगे, तो v के करेंगे तो u के करेंगे, जिसके आसान लगते हैं उसके कर लो। तो हमने देखा इनका एलसीएम 15 और 24 का एलसीएम लघुत्तम कितना होता है, 120 होता है ना। इनका लघुत्तम 120 है, तो 120 कैसे आता होगा, इसको कितने से गुणा कर दोगे आप, 15×8 = 120, है ना। इसको कितने से कर दोगे, 24×5 = 120, इसको 5 से कर दो, ऊपर वाले को 8 से। हम इन दोनों का लघुत्तम देख लेते हैं, 15 और 24 का लघुत्तम आ गया 120। तो भैया 15 को किससे गुणा करें, 120 आ जाए 8 से, 24 को किससे गुणा करेंगे, 120 आ जाए 5 से, ठीक है। ऐसे ही आप आगे चल पड़ते हैं हम। ये आ गया 15×8 = 120u + 8×6 = 48, है ना, 460v और 8, ये कर लिया। आप दूसरा समीकरण तो इसमें 5 से गुणा कर दो, 24×5 = 120u और 5 से करोगे 5×8 = 40, 5×4 = 20, 20 20 का हो गया 24v और 5 का 5। अब इसमें हम क्या कर देंगे, निशान में घटा घटा घटा, सब कुछ घटा, तो यही ये कट गया, क्यों, एक ऊपर जमा का है, नीचे घटा का है। इसमें कितने बचेंगे आपके पास, आपके पास बच गए 240v बच गए जमा के, और यहाँ बच जाएगा 3,
है ना। देखो 480 इसमें से 48 में से 24 घटा एक तरह से, 24 में 48 होता है ना, तो 240, ठीक है। अब आपको v का मान निकालना है भैया। v का मान क्या हो जाएगा, 3/240। अब ये भी कटता है, काट दें, काटा पीटी कर दो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो v का मान आ गया आपका 1/80। अब क्या करते थे हम, जो हमारे समीकरण है, जिस समीकरण में थोड़ा सा आसान सा लगता है वहां पे v का मान रख देंगे, है ना। क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में v का मान रख देते हैं। किसमें रखेंगे v का मान, किसी में रख दो, ऊपर में रख दें, 3 में रख दें, चलो 3 में रख देते हैं, लिख देते हैं। तो v बराबर है 1/80 समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 कहाँ पे है, ये रहा 3, 3 फोकस कर लो, 3 है ये रहा समीकरण, इसमें रख देते हैं यहाँ पे v का मान, ठीक है। तो 15u जमा 60v, ये v था, इस v को हटा के और इसके जगह लिख देंगे हम 1/80 बराबर है 1। अब क्या करना चाहिए हमें, 0 से 0 काट दो, है ना, या सीधा 20 से काट दो, 20 दिया 60, 20 दिया 60 और 20 चौक 80। तो अब ये क्या हो गया हमारा अगला, 15u जमा 3/4 बराबर है 1। अब क्या करूं मैं, मुझे ये करना चाहिए कि इस 3/4 को उठा के इस तरफ ले आओ, एक के पास घट जाएगा, उधर जाके घटा दें, है ना, कर देते हैं। 15u बराबर है 1 घटा में 3/4। अब इधर एलसीएम ले लो इसका, 1 घटा में 3/4, एलसीएम कितना आ गया, 1 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 1 4 घटा में 3, तो कितना आ गया, ये 1/4 आ गया। 15u बराबर है 1/4। अब क्या करना चाहिए, अब ये करो कि इस u की 15 की मूल्य करो, नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे करेंगे। तो ये हो गया u बराबर है 1/4 15, तो भैया u का मान आ गया हमारा 1/60। u का मान 1/60, v का मान 125, सॉरी v का मान 80। तो हमने माना क्या था, ध्यान दो, चलो u v को देख लेते हैं। u v 1/x और 1/y माना था, है ना। तो इसे लिखते हैं 1/x था हमारा, 1/u, है ना, u था हमारा, u की जगह क्या लिख दूंगा हम यहाँ, 1/60। तो x का मान आ गया आपका 60। ये x का मान 60 कैसे आ गया, वैसे x का मान 60 इसलिए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया। सेम इसी तरीके से 1/y माना था हमने v, और v का मान आ गया हमारा 80, तो इसमें भी तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तिरछी गुणा, ऐसे ये हो जाएगा। तो y का मान आ गया हमारा 80, है ना। अब ये मान्य क्या थे हमने, हमने ट्रेन की स्पीड, है ना, रेलगाड़ी की जो स्पीड थी, रेलगाड़ी की गति, चाल, स्पीड कुछ भी लिख दो, कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड, बस की चाल कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बात। इन्होंने बस ज्यादा तेज चला दी। चलिए इसी के साथ ये भी समाप्त हुआ।